जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं आज शाहजहां के शासनकाल को। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो जाती है। 1627 में राज्यभार संभालता है जहांगीर का पुत्र शाहजहां। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब शाहजहां दक्षिण भारत का अभियान करता है, बीजापुर के अभियान को सफल रूप से मुगल शासन के अंतर्गत लेके आ जाता है बीजापुर को, तभी जहांगीर शाहजहां के इस कारनामे से खुश होता है और उसको खुर्रम से शाहजहां की उपाधि प्रदान कर देता है। उसका वास्तविक नाम खुर्रम था। तो आइए देखते हैं इसके जीवन काल। 1592 ईस्वी में लाहौर में जो जगत गोसाई इसकी माता थी, जिनका वास्तविक नाम जोधाबाई था। ये मारवाड़ के शासक जो था उदय सिंह की पुत्री थी जोधाबाई, जिनका नाम जगत गोसाई था। इनके गर्भ से होता है खुर्रम का जन्म। शासक बनने से पहले जहांगीर ने इसको हिसार और फिरोजाबाद दो जागीरें दी थी जो जनरली अपने उत्तराधिकारी को दी जाती हैं। तो ये हिसार और फिरोजाबाद की जागीरें इसको प्राप्त हुई। इसका विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से होता है, जिनका नाम मुमताज़ था। जो शाहजहां जिनकी याद में ताजमहल का निर्माण करता है वही है ये मुमताज़। अर्जुमंद बानो बेगम इसका नाम था। इसका विवाह हुआ था। शाहजहां ने इसको मल्लिका ए ज़मानी की भी उपाधि से विभूषित किया था। अब हम देखते हैं कि शाहजहां के समय कुछ विद्रोह हुए थे। सबसे पहले एक बुंदेला सरदार था जो राजपूत था, जुज्जर सिंह इसके खिलाफ विद्रोह कर देता है। और ये बुंदेलखंड वाला रीजन था, काफ़ी टफ एरिया था। फिर भी शाहजहां ने इस एरिया का नेतृत्व तो खुद किया और फाइनली जुज्जर सिंह को झुकने पर मजबूर कर दिया। और इसका दूसरा जो विद्रोह हुआ था इसके खिलाफ, वो खाने जहां लोधी था, ये अफगानी सूबेदार था। दरअसल ये जब बुंदेला राजपूत ने विद्रोह किया था तब शाहजहां की सहायता इसी खाने जहां लोधी ने की थी इस विद्रोह को दबाने के लिए। लेकिन बाद में खाने जहां लोधी का सम्मान कम हो जाता है, तो इस वजह से ये विद्रोह कर देता है और ये अफगान सूबेदार था। फाइनली इसको भी दबा दी, इसका भी विद्रोह शाहजहां के द्वारा दबा दिया जाता है। अब हम देखते हैं तीसरा, पुर्तगालियों का विद्रोह। दरअसल ये बंगाल में काफ़ी लंबे समय से व्यापार कर रहे थे पुर्तगाली, और शाहजहां के द्वारा इसको नमक पर व्यापार का एकाधिकार दे दिया गया था। तो जब इस एकाधिकार का ये दुरुपयोग कर रहे थे पुर्तगाली और भारत में व्यापार के साथ साथ धर्म परिवर्तन भी करा रहे थे, तो विभिन्न धर्मों को ईसाइयों में परिवर्तन कर रहे थे। इस वजह से मुगल शासक शाहजहां ने इसके खिलाफ विद्रोह किया और 1632 ईस्वी में इस पर अधिकार कर लिया हुगली पर। 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों के विद्रोह को दबा दिया गया और 1632 में हुगली पर मुगलों का अधिकार फिर से हो जाता है। फिर अगला देखते हैं सिख विद्रोह। दरअसल शाहजहां का जो बाज था वो सिख गुरु, जो छठे सिख गुरु थे, गुरु हरगोविंद के पास चला जाता है। तो गुरु हरगोविंद उस बाज को देने से इनकार कर देते हैं। इस वजह से दोनों के बीच लड़ाई की नौबत आती है। लेकिन कुछ गुरु हरगोविंद के जो हितैषी थे वो शाहजहां के दरबार में भी थे। इस वजह से मामले को समझा बुझाकर शांत कर दिया गया। अब हम देखते हैं शाहजहां की दक्षिण भारत की विजय। दक्षिण भारत में मेनली कोई भी मुगल शासक को 3 जगह हैं जिन पर अभियान चलाया जाता है। उनमें अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, तीनों जगह हैं इंपॉर्टेंट। कोई भी मुगल शासक आया लगभग इन्हीं तीनों जगहों पर दक्षिण भारत में उसने अभियान चलाए। तो अहमदनगर पर 1633 ईस्वी में अधिकार हो गया। गोलकुंडा को 1636 ईस्वी में जीत लिया गया। मोहम्मद सईद जो था, जिसे मीर जुमला के नाम से जानते हैं, यहाँ का शासक था गोलकुंडा का। ये बाद में शाहजहां को कोहिनूर हीरा देता है। यही है मीर जुमला, जो मोहम्मद सईद के नाम से गोलकुंडा का शासक था। ये 1636 में गोलकुंडा पर भी आधिपत्य हो जाता है मुगलों का, और आगे चलकर मीर जुमला जो है शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट करता है। और तीसरा जो था बीजापुर 1636 ईस्वी में मुगलों के द्वारा जीत लिया जाता है। दरअसल बीजापुर और अहमदनगर एक दूसरे की सहायता हमेशा करते थे। तो इसी वजह से जब अहमदनगर पर आक्रमण होता था तब बीजापुर पर भी आक्रमण होता था, और 1636 ईस्वी तक लगभग दक्षिण भारत को विजित कर लिया गया था मुगलों के द्वारा। आइए दोस्तों, आप देखते हैं कि जो एशिया वाला भाग था कंधार पे किस तरीके से शाहजहां के द्वारा जीतने का प्रयास फिर से किया गया। सबसे पहले 1622 ईस्वी में हमने आपको बताया था कि जहांगीर के शासनकाल में कंधार, ईरान का जो शाह अब्बास था वह छीन लेता है और कंधार भारत से चला जाता है। मुगलों के हाथों से कंधार निकल जाता है। फिर इसके बाद होता क्या है, 1638 ईस्वी में
इस कंधार का एक किलेदार था, किलेदार का नाम था अली मर्दान खां, ये वहीं पर राज्य कर रहा था। तो इसने ईरान के जो शाह था, ईरान के शाह के डर से क्या करता है, ये कंधार को मुगलों को सौंप देता है, मुगलों को हाथ में दे देता है। तो 1638 ईस्वी में कंधार पुनः मुगलों के अंतर्गत आ जाता है। फिर क्या होता है, 1648 लगभग 10 साल के बाद जो शाह अब्बास होता है, शाह अब्बास द्वितीय जो ईरान का शाह है, वह आक्रमण कर देता है और मुगलों की ओर से उस आक्रमण का जवाब देता है दौलत खान। जब तक इस पर कोई सैन्य सहायता पहुंच पाती, तब तक शाह अब्बास द्वितीय जो था ये कंधार पर अधिकार कर लेता है और इस तरीके से 1648 ईस्वी में पुनः कंधार भारत से चला जाता है, अर्थात पुनः कंधार मुगलों के हाथ से निकल जाता है। फिर 1649 ईस्वी में औरंगजेब के नेतृत्व में फिर से आक्रमण किया जाता है, लेकिन ये आक्रमण भी असफल रहता है और फाइनली कंधार भारत में नहीं आता है। फिर 3 साल के बाद 1652 में औरंगजेब के नेतृत्व में पुनः आक्रमण होता है। 1652 में भी ये आक्रमण असफल रहता है। फिर सबसे अंतिम आक्रमण 1653 ईस्वी में होता है, दारा सिकोवा जो शाहजहां का पुत्र था, दारा सिकोवा के नेतृत्व में होता है, लेकिन ये अभियान भी असफल रहता है। तो इस तरीके से 1649 ईस्वी में अगर पूछा जाए, 1649 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से सदा के लिए निकल गया। तो ये शाहजहां का टाइम पीरियड है 1649 ईस्वी, और 1649 में कंधार मुगलों के हाथ से सदा के लिए निकल गया। यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया था कंधार मुगलों के हाथ से कब निकल गया, तो शाहजहां के शासनकाल में 1649 ईस्वी में सदा के लिए निकल गया। दोस्तों, जो शाहजहां था, शाहजहां के 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में भी उत्तराधिकार का युद्ध देखने को मिलेगा हमें। सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोवा, जिसे पंजाब के क्षेत्र दिया गया था, राज्यपाल था ये पंजाब का। और दूसरा था शाह शुजा, शाह शुजा को बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था। वहीं औरंगजेब को दक्षिण भारत के लिए भेजा गया था। दक्षिण भारत का क्षेत्र औरंगजेब के हाथ में था, जबकि मुराद बख्श जो था, मुराद इसके हाथ में गुजरात था। तो दारा सिकोवा जो था, दारा सिकोवा ज़्यादातर अपना समय, मुगल वंश की राजधानी जो थी आगरा में ही अपने पिता के साथ दारा सिकोवा ज़्यादा समय व्यतीत करता था। और शाहजहां काफ़ी लंबी बीमारी से जूझ रहा था। जब शाहजहां पे शासनभार नहीं संभाला गया तो उसने दारा सिकोवा को शासनभार दे दिया और बाद में अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया दारा सिकोवा को। जब इस बात की भनक शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श को लगती है, तभी से शुरू हो जाता है उत्तराधिकार का युद्ध। शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकार की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो था 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध। कई बार ये पूछा गया है सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। तो याद रखिए, ये दारा सिकोवा और औरंगजेब के बीच में ये युद्ध होता है और ये उत्तराधिकार के नाम से प्रसिद्ध है, उत्तराधिकार के युद्ध के नाम से इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो दारा सिकोवा और औरंगजेब के बीच 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब फाइनली जीत जाता है और दारा सिकोवा को पराजय का मुंह देखना पड़ता है। आइए अब हम दारा सिकोवा के बारे में जानते हैं। जो दारा सिकोवा था, इसको शाह ए बुलंद की उपाधि देता है इसका पिता शाहजहां। जो दारा सिकोवा था, इसको शाह ए बुलंद की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने दी। तो कौन सी उपाधि दी? शाह ए बुलंद। ये प्रश्न पूछा जाता है, दारा सिकोवा को कौन सी उपाधि दी गई थी शाहजहां के द्वारा? तो शाह ए बुलंद। और ये कादरी सूफी सिलसिला जो था, कादरी सूफी सिलसिला, उसको फॉलो करता था दारा सिकोवा। और इसके गुरु जो थे मुल्ला शाह बदाख्शी जो थे, इसके गुरु थे मुल्ला शाह बदाख्शी। और इसकी प्रमुख रचनाएं, ये काफ़ी विद्वान था तो इसने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। उसमें सफ़ीनत उल औलिया ये सूफ़ी संतों की जीवनी के ऊपर लिखा गया है। ये सफ़ीनत उल औलिया सूफ़ी संतों की जीवनी है। और सकीनत, ये सफ़ीनत है, ये सकीनत है, सकीनत उल औलिया जो इसके गुरु थे मुल्ला शाह बदाख्शी, इनकी जीवनी लिखी है इसने सकीनत उल औलिया में। अगली है सिर्र ए अकबर। सिर्र ए अकबर जो है ये उपनिषदों का फारसी अनुवाद है, इसी के देखरेख में हुआ था। सिर्र ए अकबर उपनिषदों का फारसी अनुवाद है। इसी के देखरेख में योग वशिष्ठ और भगवत गीता का भी फारसी अनुवाद कराया गया था। और जो शाहजहां था, शाहजहां की पुत्री थी जहां आरा। शाहजहां की एक पुत्री जहां आरा थी, जो हमेशा दारा सिकोवा को ही सपोर्ट करती थी। वह दारा सिकोवा को उत्तराधिकार बनाए जाने के
पक्ष में थी और जहां आरा भी काफ़ी विदुषी थी और इसने भी कई ग्रंथों की रचनाएं की हैं। इसने सूफी संतों की भी जीवनी लिखी है जहां आरा ने। तो आपको केवल याद रखना है जहां आरा जो थी शाहजहां की पुत्री थी और जहां आरा ने उत्तराधिकार के युद्ध में दारा सिकुआ का समर्थन किया था। और अंतिम पॉइंट है शाहजहां जो था, शाहजहां का शासनकाल जो था वो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो है शाहजहां के शासनकाल को ही स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ऐसे ही स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है वो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। आइए शाहजहां के द्वारा बनवाई गई कुछ बिल्डिंग्स देखते हैं, इमारतें देखते हैं। तो सबसे पहले मयूर सिंहासन जो था, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था, जिसे बाद में नादिर शाह भारत से 1739 ईस्वी में उठा के ले जाता है। फिर हम देखते हैं ताजमहल का निर्माण जो था शाहजहां के द्वारा ही कराया गया था। दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले में ही आप देखोगे दीवाने आम, दीवाने खास बिल्डिंग भी शाहजहां के द्वारा बनवाई गई। और दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद का भी निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया। और आगरा का जो मोती मस्जिद है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा कराया गया। इसीलिए स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। तो हमने शाहजहां के शासनकाल से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए। इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए और इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।